हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो प्रीवियस क्लास थी हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल आपका जिसकी स्ट्रक्चर हमने वहाँ देखी थी और उसके फंक्शंस को हमें यहाँ पर जो हैं समझने हैं। तो फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो फंक्शन वाला जो पोर्शन है, स्ट्रक्चर कम आती है, फंक्शंस ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन हम यहाँ देख रहे हैं। पहला फंक्शन है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए, तो वहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी यहाँ पर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल है। इसको अपन डिस्कस करेंगे आगे थोड़ा सा ये होने के बाद फंक्शंस कि एटीपी जो मॉलिक्यूल है ये फॉर्म होता है एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। इसको स्टोर करता है और जब भी सेल को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, तो ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है उस एक्टिविटी के लिए। दूसरा जो फंक्शन है वो है एटीपी इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट में कि एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। सेल को जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अवेल कराता है ये। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क। यानी जो आपके नए कंपाउंड्स हैं, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए ये एनर्जी यूज़ होती है, मैकेनिकल वर्क के लिए एनर्जी यूज़ होती है सेल में। तो ये दो फंक्शन हैं इम्पोर्टेंट। और लास्ट है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसका के पास अपना खुद का होता है। दे हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो डीएनए मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के लेक्चर में भी कि डीएनए जो है वो ओनली सेल में न्यूक्लियस के पास होता है। और न्यूक्लियस के अलावा दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं हमारे पास जहाँ पर ये डीएनए हमें मिलता है। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड प्लास्टिड, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन तीनों रीजंस के कारण कि ये आपको एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये फंक्शन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। पहला फंक्शन फिर से एक बार अपन इसको रिकैप करते हैं। पहला कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो अवेलेबल कराता है सेल के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि एटीपी मॉलिक्यूल जो एनर्जी फॉर्म कराता है उससे होता क्या है कि केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं या मैकेनिकल वर्क के लिए वो यूज़ की जाती है। और थर्ड पॉइंट में देखा कि खुद का ऑन डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल या जीनोम इनके पास होता है। डीएनए की जगह वर्ड जीनोम आ सकता है पेपर के अंदर। एंड राइबोसोम्स इसके अंदर होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क भी ये करते हैं। तो प्रोटीन खुद की प्रोटीन बनाता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से फंक्शन से कि वाया माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये आप वहाँ पर आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर करने हैं लर्न। और ये फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है आपका वो ख़त्म हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया विद स्ट्रक्चर, डायग्राम एंड फंक्शंस। और सेकंड जो हम बात करने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा जो आपके पास सेल ऑर्गेनेल है। ये है आपका सेकेंड सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 1945 के अंदर एक साइंटिस्ट थे पोर्टर, उन्होंने इसे रिपोर्ट किया, डिस्कवर किया 1945 के अंदर। और यहाँ मैंने आपको ये डायग्राम शो किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो साथ में न्यूक्लियस भी है क्योंकि यहाँ अटैच्ड होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं। ये न्यूक्लियस है आपका पूरा, जो हम डील कर चुके हैं पहले ही विद डायग्राम। और ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है
इस तरह से नेटवर्क जो है स्ट्रक्चर का, ये नेटवर्क ट्यूब्स टाइप, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका मीन्स होता है एंडोप्लाज्मिक मीन्स इनसाइड साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ है, और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला एक नेटवर्क जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये ओनली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही आपको मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल्स हमने बात कर चुके हैं हम, आपको पता होगा कि जिनके अंदर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, वेल डेवलप्ड जहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक सेल होती हैं। और भी डिफरेंसेस हम यहाँ देख चुके हैं यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन ये आपका यूकैरियोटिक सेल यहाँ पर में प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं। तो यहाँ ये जो नेटवर्क है, एक बार अपन ध्यान से एक देखेंगे कि ये जो नेटवर्क है, आपको यहाँ पे ये ट्यूब्स की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, अलग अलग जॉइंट है, ये जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। देखिए आप यहाँ पर स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं सिस्टर्ने, ये कहलाती हैं सिस्टर्ने। और इनके बीच में जो ये स्पेस है, ट्यूब्स के बीच में ये जो स्पेस है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब जो स्पेस दे रखा है अंदर की तरफ सिस्टर्ने में, वो ल्यूमेन या सिस्टर्नल स्पेस कहलाता है। ये यहाँ पर वेसाइकल्स की फॉर्म में भी आपको सेक्रीट होते हुए दिख रहे हैं। ये वेसाइकल्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल में काम आती है, अपन देखेंगे अभी इसको आगे गोल्गी अपरेटस के अंदर कैसे काम आते हैं। तो यहाँ दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ सरफेस हैं यहाँ पर, ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं सरफेस पर, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। यहाँ अटैच्ड नहीं है, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साथ ही हम इसके फंक्शंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शंस के भी फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं, कि मैंने आपको बताया कि फिर से यहाँ मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी वेसाइकल्स की फॉर्म में आपको पाए जाते हैं, अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, और टू टाइप के होते हैं, SER एंड RER। तो देखने वाले हम। ये देखिए, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1945 के अंदर डिस्कवर किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और ये दो तरह के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच नहीं होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये देखिए आप डायग्राम के अंदर भी मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है इसमें। तो जहाँ राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसका मतलब ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेंगे, लिपिड्स का सिंथेसिस करेंगे ओनली। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सरफेस पर, मेम्ब्रेन पर, जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए आप यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं सरफेस पर। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके फंक्शंस हम यहाँ डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होंगे। यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस डील कर रहे हैं पहले। और फर्स्ट जो फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स का सिंथेसिस करने का काम, लिपिड्स को बनाते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स मतलब फॉस्फोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल जो हैं आपके, जो सेल को नीड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नीड होते हैं। मोस्टली कंपाउंड्स आपने देखा है सेल ऑर्गेनेल्स को, लिपिड एंड प्रोटीन जो मेम्ब्रेन होती हैं वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड्स का, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बनाने में, मैन्युफैक्चर में हेल्प करती हैं। तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, जिसमें मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। दूसरा जो फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और पॉइजन, कि जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ऑर्गन्स में, कई जैसे मैंने आपको लिवर सेल का एक एग्जांपल दिया है कि लिवर सेल में मोस्टली ये पॉइजन या ड्रग्स जो हैं अगर जमा हो जाती हैं तो उनको डिटॉक्स करने का काम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल की फॉर्म में उन्हें हटाते हैं वहाँ से। तो हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है लिवर सेल के साथ, और ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और थर्ड जो है वो है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन,
कि जो कैल्शियम आयन का है वो स्टोरेज करते हैं, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में आपको हेल्प करता है। तो इनका तीसरा फंक्शन क्या है कि ये कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखते हैं सेल के अंदर। और इस तरह से 3 फंक्शन है यहाँ पर आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है RER का, कि RER आपको कैसे हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, जो हमने बात की थी। एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपको हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि उसकी सरफेस पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो ये दोनों मिलाकर, चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड सिक्रीट कर रहे हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन को सिक्रीट कर रहे हैं, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, आप एक बार नोट कर लेंगे कि जो लिपिड सिक्रीट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन सिक्रीट बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आप एक बार नोट कर लेंगे इसे बेटा। फिर से मुझे अभी याद आए देखकर कि मैं भूल गया लिखना, कि फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर, secretion of lipids by smooth endoplasmic reticulum and secretion of protein by rough endoplasmic reticulum help in the formation of plasma membrane or cell membrane. This process is also called membrane biogenesis. Membrane biogenesis, ठीक है। तो अब ये बेटा आपके 2 सेल ऑर्गेनेल्स हो चुके हैं यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से एक बार इन्हें पढ़ लें, इनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अभी मैं आपसे एक और आज ही की क्लास में दूसरे पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ गोल्गी एपरेटस। तो ये 3 बस ओनली गोल्गी एपरेटस ही मैं वहाँ डिस्कस करूँगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। तो इनके तीनों के माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस के फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पेपर्स में यही पूछे जाते हैं और SER RER का डिफरेंस यहाँ पूछा जाता है, तो इजी है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, आज मैं क्लास के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ अभी तक के सेल के टॉपिक्स पर। तो आप एक बार ये यहाँ तक इसको प्रिपेयर कर लें। और आपका टेस्ट होने वाला है आज, ऑनलाइन टेस्ट 4:30, वो टेस्ट ज़रूर दें बेटा आप। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा कि हमने जो पढ़ा है हमें आता है नहीं है, जो सर जो हमें पढ़ा रहे हैं हमें समझ में आया या नहीं आया, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप वो जो चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग, टेस्ट से पहले एक बार उसको देख लें। 1.5 घंटे में वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से आप उसे देखेंगे तो आपको सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा उसको पढ़ने में वापस से। तो उस चैप्टर को देखें, रीजनिंग क्वेश्चंस करें, इवेपोरेशन वाला टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट वाला, चेंज इन टेम्परेचर स्केल्स जो हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे इस बार। और भी आपके टेस्ट होंगे उस चैप्टर के, तो आप अभी से प्रिपेयर करके रखें उस चैप्टर को। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।